दो आर्टिकल्स करेंगे आज। एक है कि आपका पहला आर्टिकल है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू जीएस पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। क्या न्यूज है इससे रिलेटेड? एसआईआर कई महीनों से सुन रहे हैं ये टर्म, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। व्हाट इज दिस टर्म? क्या ऑब्जेक्टिव होता है? एसआईआर कौन कराता है, क्यों किया जाता है, ऑब्जेक्टिव क्या है और न्यूज क्या है? हाँ, इलेक्शन से संबंधित है। हम्म, एक चीज पता चली, ईसीआई कराती है, और क्या है? हाँ जी, एडिशन एंड डिलीशन। बेसिकली स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के तहत जो इलेक्टोरल रोल्स हैं, ठीक है, इलेक्टोरल रोल्स हैं, उनको प्योरीफाई किया जाता है। इलेक्टोरल रोल्स मतलब जो मतदाता सूची होती है, ठीक है, कि कितने एक्टिव वोटर्स हैं हमारे पास, इस लिस्ट को प्योरीफाई किया जाता है। अब इस लिस्ट को प्योरीफाई करने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्या मंशा रहती है? क्योंकि हमको पता है डेली कोई ना कोई मरता है, कोई पैदा होता है, ठीक है। लोग क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। मतलब इनवर्ड माइग्रेशन भी होता है, आउटबाउंड माइग्रेशन भी हमको देखने को मिलता है। तो इसकी वजह से क्या है, जो मतदाता सूची है उसको समय समय पे अपडेट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो अभी कई महीनों से जो हम एसआईआर की न्यूज सुन रहे थे दैट वाज विद रिस्पेक्ट टू बिहार। बिहार में क्या हुआ है, पायलट एसआईआर हमको देखने को मिला। और अभी फाइनली कुछ दिन पहले, 2 दिन 3 दिन से क्या न्यूज आ रही है कि ईसीआई ने क्या डिसाइड कर दिया है, 12 राज्यों में, 12 राज्यों में और यूटीज में, 12 स्टेट और यूटीज में, ठीक है, एसआईआर को एक्सपेंड कर देंगे। तो बिहार में हुआ, बिहार में थोड़ा पहले क्यों करा दिया गया, क्योंकि वहां पर इलेक्शन थे, इसलिए वहां करा दिया गया और वहां से टेम्पलेट ले लिया गया। वहां से टेम्पलेट ले लिया गया कि मतलब जो चीजें वहां लर्न की गई, जो एक्सपीरियंस गेन की है ईसीआई, अब उसको क्या करेगी, इन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में क्रियान्वित करने की कोशिश करेगी। सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एसआईआर, कि ये क्या करता है, ये जो इलेक्टोरल रोल है उसको प्योरीफाई करता है, फालतू लोगों को हटाता है, काम के लोगों को अंतर करता है। जैसे आज ही कई लोगों का बर्थडे होगा, वो 18 साल के हो जाएंगे, कल भी हुआ होगा, आने वाले कल भी होगा। तो यानी नए इलेक्टोरेट्स, मतलब जो नए इलेक्टर्स हैं वो इलेक्टोरल रोल में ऐड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? तो क्या होने चाहिए, वो आपके मतदाता सूची में रिफ्लेक्ट करने चाहिए। ऐसे ही डेली कोई ना कोई मर रहा है, डेली कोई ना कोई लखनऊ आ रहा है, कई लोग लखनऊ से बाहर जा रहे हैं। तो क्या होता है, एक तो समरी रिवीजन हमको देखने को मिलता है, समरी रिवीजन देखने को मिलता है। बीच बीच में क्या होता है, जो बीएलओज होते हैं, बूथ लेवल ऑफिसर, वो क्या करेंगे, थोड़ा बहुत इस मोहल्ले चले गए, उस मोहल्ले चले गए, और अपडेशन करते रहते हैं। या कई बार क्या होता है, लोग अपनी स्वेच्छा से सुओ मोटू क्या करते हैं, जाके सूचित करते हैं ईसीआई को कि भाई इनको ऐड करिए, इनको सब्ट्रैक्ट करिए। लेकिन एसआईआर क्या होता है, ये डोर टू डोर कैंपेन होती है, ये डोर टू डोर कैंपेन होती है। इंडिपेंडेंट इंडिया में 8 बार एसआईआर हो चुका है, 8 बार एसआईआर हो चुका है। आखिरी जो एसआईआर हुआ था वो अर्ली 2000 में हुआ था, ठीक है, 2003 के आसपास हुआ था। 2003, 2002 से 2005 चला था, ठीक है, 2003 के आसपास हुआ था। अब क्या है, मोर देन 20 years have passed, मोर देन 20 years have passed एंड वी आर अगेन बैक विथ एसआईआर। क्योंकि बहुत स्वाभाविक सी बात है, बहुत नेचुरल सी बात है कि 22-23 साल में जो डेमोग्राफी है काफी चेंज हो गई होगी। जो लोग उस समय पैदा भी नहीं हुए होंगे, अब वो क्या है, वो 4-5 बार वोट देने लायक हो चुके होंगे, है कि नहीं है? काफी लोग जो उस समय थे अब नहीं रहे होंगे। जो डेमोग्राफी है उसके भी चेंजेस हमको देखने को मिल रहे होंगे। तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन देयर वाज नीड फॉर देयर वाज नीड फॉर एसआईआर अगेन। और इसीलिए हमको क्या देखने को मिला, बिहार में एसआईआर किया गया, ठीक है। 2025 में तो होना ही था, लेकिन इट स्टार्टेड ऑफ विद बिहार। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन थे। अब वहां की जो सक्सेस टेम्पलेट है, वहां से जो लर्निंग एक्सपीरियंस आया है, उसको हम क्या करेंगे, मतलब ईसीआई क्या करेगी, इसको रोल आउट कर देगी नए जो 12 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें। इसमें करीब करीब 50 करोड़ के ऊपर, 50 करोड़ के थोड़ा सा ऊपर इलेक्टोरेट्स हैं, उनको दोबारा से सैनिटाइज किया जाएगा, ठीक है, दोबारा से सैनिटाइज किया जाएगा। काम के होंगे तो उनको अंदर रखा जाएगा, वरना क्या होगा, उनका नाम जो है वो लिस्ट से, मान लीजिए वो अब नहीं है दुनिया में,
तो उनका नाम लिस्ट से हटा दिया जाएगा। बिहार में जो एसआईआर हुआ है उसका असर क्या पड़ा है? उसका असर ये पड़ा है कि 6% जो इलेक्टोरल रोल में लोग थे उनको माइनस कर दिया गया। नेट की बात करो, 6% पीपल हैव बीन डिलीटेड फ्रॉम एसआईआर। दूसरी चीज क्या है, और कौन कौन लोग हटाए जा रहे हैं? काफी इलीगल माइग्रेंट्स भी हैं। इलीगल माइग्रेंट्स हैं, जैसे रोहिंग्यास हैं, बांग्लादेशीज हैं जो यहाँ पर घुस आए हैं। तो कई तो क्या कर लिया, अपना पूरा पेपर बनवा लिए, वो वैसे ही रह रहे हैं जैसे आप हम रहते हैं, ठीक है। तो उनका तो कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन जो नई इन्फ्लक्स है उनके पास नहीं था, तो उनको हो सकता है ना मिले, ठीक है। तो पॉलिटिकल ओपोजिशन जो है वो प्राइमरली इसीलिए पड़ा हुआ है, दो रीजंस हैं कि ईसीआई के पीछे क्यों पड़े हुए हैं लोग। ईसीआई के पीछे इसीलिए एक रीजन तो यही है कि पॉलिटिकल ओपोजिशन का ये एलिगेशन है कि जो ईसीआई है वो क्या करने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट को हेल्प करने की कोशिश कर रही है। दूसरा रीजन ये है कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग हैं उनको इलेक्टोरल रोल से माइनस करने की कोशिश कर रही है। और तीसरा क्या है कि तीसरा ये एलिगेशन है कि माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, ठीक है, उनका नाम हटवाने की कोशिश की जा रही है। ये किसका कहना है? जो पॉलिटिकल ओपोजिशन है उसका, ठीक है। बहरहाल जो बात है वो क्या है, एसआईआर जो है इट्स नॉट न्यू टू इंडियन पॉलिटिकल लैंडस्केप। हम ऑलरेडी इंडिपेंडेंट इंडिया में 8 स्पेशल इंटेंसिव रिविजन्स देख चुके हैं। ये वाला एसआईआर जो आया है दैट हैज कम ऑन द बैक ऑफ द चेंजिंग डेमोग्राफी। 20-22 साल में हमको सब मतलब काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला है, ट्रांसफॉर्मेशन में, माइग्रेशन में, ठीक है। डेमोग्राफी भी काफी चेंज हुई होगी, एक जनरेशन से हम दूसरे जनरेशन में आ चुके हैं, ठीक है। तो इस वजह से एसआईआर कराई जा रही है। अब इस बार जो एसआईआर है उसमें क्या क्या चीजें की गई हैं, मुख्यतः देखिए 2 चीजें हैं। आखिरी जो एसआईआर हुई है वो आपका 2002 से 5 मतलब 2003 के आसपास हुई है, ठीक है। तो काफी लोग उसमें होंगे, ठीक है। तो जो एग्जिस्टिंग रोल में जो 2002-3 में जो एसआईआर हुई थी उस समय जो लोग इलेक्टोरल रोल में आ गए थे तो उनको क्या दिया जाएगा, एन्यूमरेशन फॉर्म दिया जाएगा। दे वुड बी प्रोवाइडेड विद प्री-फिल्ड एन्यूमरेशन फॉर्म। इनके पास एन्यूमरेशन फॉर्म आएंगे और इनको क्या करना है, बस अपने नाम को दोबारा से लिंक करना है, क्योंकि ऑलरेडी ईसीआई की वेबसाइट पे इनका डेटा है, ईसीआई की वेबसाइट पे ऑलरेडी इनका डेटा है। तो इस पूरे प्रक्रिया में क्या होगा, करीब करीब 5.5 लाख के आसपास बीएलओ जो हैं वो डोर टू डोर लोगों के घर जाएंगे और एन्यूमरेशन फॉर्म बांटेंगे, ठीक है। मान लिए कोई पर्सन ए है, वो ऑलरेडी 2003 में क्या था, जो एसआईआर हुआ था उसके बाद से इलेक्टोरल रोल में आ गया था। अब उसको क्या करना है, उसको बस ये एन्यूमरेशन फॉर्म भरना है और अपने नाम को दोबारा से लिंक करना है, क्योंकि इसका डेटा जो है वो ऑलरेडी किसके पास है, निर्वाचन आयोग के पास है, इलेक्शन कमीशन के पास है। तो दिस इज नॉट अ टफ डील। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उस समय पैदा भी नहीं हुए होंगे, बट टुडे दे आर एलिजिबल टू वोट। इनको क्या करना है, नए वालों को एलिजिबिलिटी भी प्रूव करनी है, और साथ ही साथ सिटीजनशिप भी प्रूव करनी है। आई बात समझ में? पुराने वालों को नहीं करनी है, जो 2003 के एसआईआर लिस्ट में आ चुका था जिनका नाम, उनको खाली लिंक करना है अपना नाम। जो नए लोग ऐड हो रहे हैं उनको क्या करना है, दे हैव टू प्रूव देयर एलिजिबिलिटी एज वेल एज देयर सिटीजनशिप। बिहार के एसआईआर में जो प्रॉब्लम हुई, पंगा हुआ है, वो इसी की वजह से हुआ है। जो सुप्रीम कोर्ट गया है केस, और मामला अभी भी सब जुडिस है, बैचेस में फैसले सुना रही है सुप्रीम कोर्ट, तो मेन पंगा यहां से शुरू हुआ है, क्योंकि एलिजिबिलिटी और सिटीजनशिप भी प्रूव करने वाली बात थी। इसके लिए क्या कहा गया था, बिहार के एसआईआर में 11 डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे। अब जो नया एसआईआर हो रहा है जिसमें 12 स्टेट्स और यूटीज शामिल हैं, उसमें क्या कहा गया, 11 नहीं, एक डॉक्यूमेंट और रहेगा, 12 डॉक्यूमेंट्स रहेगा। और आधार जो है, आधार को सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं रखा गया। मतलब आधार तो देना पड़ेगा, लेकिन ये आइडेंटिटी प्रूफ की तरह लिया जाएगा, ये सिटीजन प्रूफ की तरह नहीं लिया जाएगा। इसमें और भी चीजें रहेंगी, जैसे बिजली का बिल हो सकता है, ठीक है, जल निगम का बिल हो सकता है, हाउस टैक्स हो सकता है। तो इस तरीके से करके ईसीआई की वेबसाइट पे कुछ 12 डॉक्यूमेंट्स लिस्टेड है। ये सारी चीजें देनी पड़ेगी। किसको देनी पड़ेगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो भी बीएलओ आएगा। और किनको देनी पड़ेगी, आप लोगों को देनी पड़ेगी,
क्योंकि मोस्ट लाइकली 2003 में आप में से कोई भी इलेक्टोरल रोल में नहीं होगा। नहीं आई बात समझ में? तो दिस इज अ न्यूज अबाउट, दिस इज अ न्यूज अबाउट, ठीक है। अब इस पूरी प्रक्रिया में, पूरे प्रकरण में चैलेंजेस क्या क्या हैं? व्हाट आर द चैलेंजेस एसोसिएटेड? एसआईआर समझ में आ गया? व्हाट इज एसआईआर? ये क्या है? एक प्योरिटी एक्सरसाइज है। प्योरिटी ऑफ व्हाट? इलेक्टोरल रोल्स की जो मतदाता सूची है वो साफ सुथरी हो जाए। हाँ हाँ, नहीं ये वोट पैन इंडिया हुआ था ना। हाँ हाँ, पैन इंडिया हुआ। अब क्या चैलेंजेस हैं इस पूरे प्रकरण में? क्या चैलेंजेस हैं? हाँ ठीक है, एक चीज ये हो गया, टू मच ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, कई डॉक्यूमेंट्स, मतलब इजी एक्सरसाइज नहीं है। ठीक है, मतलब कॉम्प्लेक्स है ये। एक चीज हो गया कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि 12 डॉक्यूमेंट्स मान लिए। एक चीज तो ये हो गई, और क्या हो गया? केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, तो भी ये क्या है? ये भी एक लीगल हर्डल हो गई कि नहीं हो गई? तो लीगल हर्डल प्लस पॉलिटिकल चैलेंजेस भी हैं। मतलब रूलिंग डिस्पेंसेशन का अपने पॉलिटिकल ओपोजिशन को मना लेना और एक कंसेंसस बेस्ड एसआईआर होना भी एक चैलेंज है कि नहीं है? क्योंकि अपोजिशन अभी नहीं मानी है। उसका यह कहना है कि ईसीआई का मिसयूज किया जा रहा है, माइनॉरिटी ग्रुप्स को सबड्यू किया जा रहा है, उनके नाम हटवाए जा रहे हैं। ऐसे एलिगेशन सुने हैं कि नहीं? ओपोजिशन वाले कर रहे हैं। तो ये क्या है? दूसरा है पॉलिटिकल अपोजिशन, एक ये भी मेजर इशू। चौथा क्या है? लीगल हर्डल क्या हो गया? मामला अभी भी क्या है? सब जुडिस है कोर्ट के सामने। ओपोजिशन पार्टी लेके गई है, कई पेटिशन पड़े थे, कई पेटिशन पड़े थे कहां पे? सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, कई प्रेयर्स को क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने? क्लब कर दिया और एक साथ फैसला सुनाना शुरू कर दिया। इस पे हम एक आर्टिकल और कर चुके हैं डीएन में, अगर याद हो आप लोगों को। ठीक है, तो उसमें ईसीआई ने अपना क्या पक्ष रखा? ईसीआई ने कहा कि यार वी आर वेरी मच एंटाइटल्ड टू डू सो। आरपीए 1950 हमको पावर देता है कि हम क्या करें? एसआईआर कंडक्ट करें। हम पहले भी कर चुके हैं, एज अ बॉडी हम पहले भी कर चुके हैं। तो आरपीए 1950 इज ऑलरेडी एम्पावरिंग अस टू कंडक्ट एसआईआर। सेकेंडली, आर्टिकल 326 टू एम्पावर्स अस। दूसरा कंटेंशन क्या था पेटिशंस का या पेटिशनर्स का, जो सुप्रीम कोर्ट गए किसके विरुद्ध? निर्वाचन आयोग के विरुद्ध। उनका यह कहना था कि ईसीआई कौन होती है लोगों की सिटीजनशिप पूछने वाली। ये कंटेंशन था किसका? ओपोजिशन का, या जो लोग पेटिशन फाइल किए थे सुप्रीम कोर्ट में, याचिका डाले थे। तो इस पे ईसीआई ने कहा कि भैया आर्टिकल 326 का यूज किया हमने। आर्टिकल 326 क्या कहती है? कि इलेक्टोरल रोल में सिटीजन्स हो सकते हैं बस, इलेक्टोरल रोल्स में बस सिटीजन्स हो सकते हैं। तो वी आर वेल विद इन आवर मैंडेट, वी आर वेल विद इन आवर मैंडेट टू आस्क फॉर सिटीजनशिप डॉक्यूमेंटेशन और सिटीजनशिप प्रूफ फ्रॉम द पीपल। नहीं आई बात समझ में? तो सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड कर दिया कि हाँ भाई बात सही कह रहे हो। तो बैचेस, उस पिटीशन में कई चीजें थी। तो अभी क्या कर रही है सुप्रीम कोर्ट? धीरे धीरे जो प्रोविजंस हैं वो क्लियर कर रही है। अलग अलग प्रेयर्स थी, तो धीरे धीरे उसको क्लियर कर रही है। तो मामला अभी भी पार्शियली सब जुडिस है। कई चीजों पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसले सुना दिए, इसीलिए बिहार एसआईआर हो पाया है। सुप्रीम कोर्ट ने ब्लैंकेट बैन नहीं लगाया एसआईआर पे, एसआईआर कंडक्ट हो गए। अब क्या है? और जगह भी कंडक्ट हो रहा है। तो लीगल हर्डल क्या था? लीगल हर्डल यही था कि मामला सब जुडिस है। आरपीए 1950 का हवाला दिया गया, पढ़ा है कि नहीं? आरपीए 1950, आरपीए 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। ठीक है, तो आरपीए 1950 है, वो एम्पावर कर रहा है एसआईआर करने को, किसको? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। और दूसरा आर्टिकल 326 तो कॉन्स्टिट्यूशन ही में है कि इलेक्टोरल रोल या इलेक्टर्स वही हो सकते हैं जो सिटीजन्स हो। तो इसका हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? इसका हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वी आर वेल विद इन आवर राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन में सीधे संविधान में प्रत्यक्ष तौर पे मेंशन्ड है। ठीक है, क्या मेंशन्ड है? कि सिटीजन्स हैं वही आपका इलेक्टोरल रोल या इलेक्टर हो सकते हैं इंडिया में। तो हम क्यों नहीं पूछ सकते हैं किसी से कि तुम सिटीजन हो कि नहीं?
आई बात समझ में? तो ये कुछ चैलेंजेस हैं, कॉम्प्लेक्सिटी, लीगल हर्डल, पॉलिटिकल ऑपोजिशन, और चौथी क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी भी एक चैलेंज है, क्योंकि इट्स अ मैमथ एक्सरसाइज। मोर देन 50 CR पीपल, 50 करोड़ से ज्यादा लोगों का SIR सैनिटाइजेशन होना है। ठीक है, तो इतने लोगों का इतना कम समय में कब होगा? ठीक है, अब SIR होगा कैसे, ये तो आपको समझ में आ गया। एनिमरेशन फॉर्म जो ऑलरेडी 2003 वाले लिस्ट में थे, नए जो लोग हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी और सिटीजनशिप फॉर्म है। इसके बाद क्या होगा? जो BLOs हैं, बूथ लेवल ऑफिसर। बूथ लेवल ऑफिसर कौन होते हैं? जो ECI के सबसे नीचे रंग, लोवेस्ट रंग होता है, वहां पे जो लोग ऑपरेट करते हैं, जो घर घर जाके डेटा इकट्ठा करते हैं। ठीक है, डेटा इकट्ठा करते हैं, वो क्या करेंगे? लोगों के घर जाएंगे, एनिमरेशन फॉर्म देंगे, उनकी मदद करेंगे, और फाइनली नवंबर 4 तक ये SIR लिस्ट आ जानी, मतलब एक लिस्ट तैयार होगी, और इसको दिसंबर 9 को पब्लिक कर दिया जाएगा। अब पब्लिक हो जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं? अपना नाम देख सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? मतलब लास्ट एंट्री नवंबर 4 को होनी है। एक ड्राफ्ट जो होगा वो रिलीज होगा दिसंबर 9 तारीख। ठीक है, इसी साल दिसंबर 9 को एक आपका ड्राफ्ट आ गया। ड्राफ्ट में सिटीजन्स जो हैं, इलेक्टर्स जो हैं, वो देख सकते हैं कि भाई मेरा नाम आया कि नहीं आया। अगर मान लिए मेरा नाम आना चाहिए, नहीं आया, तो मैं क्या कर सकता हूँ? ECI को प्रेयर कर सकता हूँ, एप्लीकेशन भेज सकता हूँ कि भाई ये है, या स्पेलिंग मिस्टेक है, ये है, मतलब जो भी त्रुटियां हैं वो हटा सकता हूँ। और फाइनली जब ड्राफ्ट आपका दोबारा से रिवाइज हो जाएगा, तो 2026 के फरवरी 7 को फाइनल लिस्ट जो है वो पब्लिश कर दी जाएगी। तो दिस इज अबाउट दिस ईयर्स SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। आई बात समझ में? नेक्स्ट आर्टिकल इज विथ रिस्पेक्ट टू पेरिशिंग डोगरी लैंग्वेज। GS1 कल्चर का टॉपिक है। द हिंदू से ये आर्टिकल उठाया गया है। द हिंदू से ये आर्टिकल उठाया गया है। डोगरी लैंग्वेज कहां बोली जाती है? असम। डोगरा कम्युनिटी का नाम सुना है? आर्मी में डोगरा रेजिमेंट भी होता है, JNK में, जम्मू में होते हैं, हिमाचल में होते हैं डोगरा कम्युनिटी। ठीक है, तो डोगरा कम्युनिटी की लैंग्वेज है डोगरी। ठीक है, डोगरी बोली कहां जाती है? JNK रीजन में बोली जाती है, जम्मू में, सॉरी, हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है, और थोड़ा बहुत आपका दिल्ली NCR में भी बोली जाती है, क्योंकि ठीक ठाक डोगरा कम्युनिटी कहाँ रहती है? आपका दिल्ली NCR रीजन में भी रहती है। तो अभी हमको क्या देखने को मिला है? हिंदू में जो आर्टिकल आया है, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू पेरिशिंग डोगरी लैंग्वेज। कि डोगरी लैंग्वेज क्या हो रही है, उसका उसका जो प्रोफाइल है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। जो नेचुरल डोगरी स्पीकिंग लोग हैं वो भी क्या कर रहे हैं? अब डीहाइफनेट हो रहे हैं डोगरी लैंग्वेज से। आर्टिकल शुरू हुआ है डोगरी के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन लार्जर जो लैंग्वेज अमरेला है इंडिया में, कि सिर्फ डोगरी नहीं, और भी लैंग्वेजेस हैं इंडिया में बहुत तेजी से एक्सटिंक्ट हो रही हैं। पिछले 50 साल में 220 इंडियन लैंग्वेजेस हैं वो एक्सटिंक्ट हो गई हैं। पिछले 5 साल में 220 लैंग्वेजेस एक्सटिंक्ट हो गई हैं। और ग्लोबली भी हमको क्या देखने को मिला है? ग्लोबली भी हमको देखने को मिला है बहुत तेजी से लैंग्वेजेस जो हैं वो एक्सटिंक्ट होते जा रही हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ने भी बोला है, यूनेस्को ने भी क्या कैटेगोरिकली बोला है कि व्हाट वी आर गेटिंग टू सी इज एक्सटिंक्शन ऑफ लिंग्विस्टिक हेरिटेज अक्रॉस द ग्लोब। जो लैंग्वेज हेरिटेज है हमारी, लिंग्विस्टिक हेरिटेज है, वो धीरे धीरे डाई डाउन कर रही है, धीरे धीरे आपका डाई डाउन कर रही है। ठीक है, यूनेस्को दोबारा बोल रही है क्या कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डायलेक्ट्स है, जो डायलेक्ट्स हैं वो धीरे धीरे गायब हो रहा है, धीरे धीरे गायब हो रहा है। अब हम क्या देख रहे हैं? कल्चरल होमोजेनाइजेशन, लिंग्विस्टिक होमोजेनाइजेशन देख रहे हैं। जैसे वी कम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, जैसे बोथ माय ग्रैंड मदर्स, मैटरनल पैटर्नल, दे वर बोथ भोजपुरी स्पीकिंग।
उनको ठीक से हिंदी भी बोलने नहीं आती थी, ठीक से वो हिंदी भी नहीं बोल पाती थी, ठीक है। लेकिन अब क्या है, आज के समय मैं ठीक से भोजपुरी नहीं बोल पाता हूँ, आगे जो प्रोजनी रहेगी वो हो सकता है बिल्कुल ना बोल पाए भोजपुरी। तो डाइजेस्ट किसने किया भोजपुरी को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? हिंदी और इंग्लिश ने, हिंदी और इंग्लिश ने। सो इज ब्रज बोलते थे, वेस्ट में आप चले जाएंगे खड़ी बोली बोली जाती है, ठीक है, मगही बोली जाती है, मगधी भी बोली जाती है, मगही बिहार में बोली जाती है, ठीक है। तो कई लैंग्वेजेस जो 2 जनरेशन पहले तक जिंदा थी, विच वर अलाइव, नाउ व्हाट वी आर गेटिंग टू सी इज उनका कल्चरल डाइजेशन या लिंग्विस्टिक डाइजेशन हो जा रहा है, एंड दैट्स हैपनिंग प्राइमरली ऑन द बैक ऑफ न्यू टंग्स कमिंग इन। न्यू टंग्स बीइंग इंडिया के केस में इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश और हिंदी भी रिलेटिवली बहुत नई लैंग्वेज है, हिंदी पुरानी लैंग्वेज नहीं है, हिंदी इज रिलेटिवली अ वेरी न्यू लैंग्वेज, ठीक है। तो यूनेस्को का क्या कहना है कि लिंग्विस्टिक हेरिटेज है हमारी, धीरे धीरे डाई डाउन हो रही है, डायलेक्ट्स हैं, कई डायलेक्ट्स हैं, दे आर ऑन वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। इंडिया की बात करें तो पिछले 5 साल में हमने क्या देखा है, 220 लैंग्वेजेस हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, ठीक है। अब क्या कारण है, क्या कारण है, डोगरी हो गई या ये 220 लैंग्वेज जो डाई डाउन की हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, व्हाट आर द रीजंस फॉर इट? क्या रीजंस हो सकते हैं? एक दो पॉइंट्स तो मैंने बता ही दिए। कुछ टंग्स हैं वो आपकी डोमिनेंट हो गई हैं। आज के समय में पेरेंट्स क्या बताने की कोशिश करते हैं, पेरेंट्स नहीं मतलब इन जनरल, मैं आपके मेरे पेरेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं, कि हाँ इंग्लिश पे उनका फोकस ज्यादा रहता है, होता है कि नहीं, कि काम धंधा करना है, ठीक है, आगे बिग 4 ज्वाइन करना है, अच्छी कंसल्टेंसी ज्वाइन करनी है, अच्छी सर्विस ज्वाइन करनी है, तो फॉर दैट यू नीड इंग्लिश, फॉर दैट यू नीड इंग्लिश। तो क्या कर रहा है, इंग्लिश ने कल्चरली डाइजेस्ट कर लिया। एक रीजन तो ये हो गया कि मार्जिनलाइजेशन एट द कॉस्ट ऑफ डोमिनेंट टंग्स। जो हमारे नेटिव लैंग्वेजेस हैं, दे आर गेटिंग मार्जिनलाइज्ड एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? न्यू टंग्स, इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश हो गया, या किसी और कंट्री में, सदर्न अमेरिका में आप चले जाएंगे तो वहां क्या है, स्पेनिश है, क्योंकि वो स्पेन की कॉलोनीज थी, स्पेन की कॉलोनीज थी सदर्न अमेरिका में, तो वो वहां की जो लोकल लैंग्वेजेस थी उसको डाइजेस्ट कर गई। हमारे यहाँ चूंकि हम ब्रिटिश की कॉलोनी थे, तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो कल्चरल सुप्रीमेसी आई है वो किसकी आई है, अंग्रेजी की आई है, इंग्लिश की आई है। तो पहला रीजन हो गया मार्जिनलाइजेशन at the cost of dominant tongue, at the cost of dominant tongue। डोमिनेंट टंग क्या है इंडिया, जैसे यूपी के केस में इंग्लिश हिंदी, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, और क्या रीजंस हो जाएंगे, लैंग्वेजेस क्यों मर रही हैं, ठीक है, वेस्टर्न कल्चर। ब्रॉड टर्म हो जाएगा इसमें ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन भी क्या कर रहा है, ग्लोबलाइजेशन भी क्या कर रहा है, कल्चरल डाइजेशन कर रहा है कि नहीं। कुर्ता पैजामा पैंट शर्ट में चेंज हो गया है, ठीक है, साग पराठा बर्गर में, पिज्जा में चेंज हो गया है। सो दिस इज हैपनिंग एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट, ग्लोबलाइजेशन। जो वे ऑफ लाइफ है हमारी वो ट्रांसफॉर्म हुई है कि नहीं। जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स रहते होंगे, क्या हम वैसे रह रहे हैं, चाहे वेशभूषा हो, चाहे लैंग्वेज हो, चाहे डायलेक्ट हो, चाहे खान पान हो, ठीक है, वी आर वेरी डिस्टिंक्ट। क्या बताएं, हाँ, एक रीजन ये भी है, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन हो गया, दूसरा तीसरा क्या हो गया, ये जो पॉइंट बोला माइग्रेशन, ठीक है, पलायन। माइग्रेशन भी क्या करता है, माइग्रेशन भी जो कल्चरल मिलियू है उसको डाइजेस्ट कर लेता है, कल्चरल मिलियू है उसको डाइजेस्ट कर लेता है। आप एक छोटे कस्बे या गांव से निकल के एक बड़े शहर में जाते हैं तो शायद आप थोड़ा बहुत चेंज हो, लेकिन जो आपकी आने वाली प्रोजनी है वो पूरी चेंज हो जाएगी कि नहीं। जैसे आप लोग रिलेटिव्स होंगे जो यूएस में है या यूरोप में है, तो वो गए होंगे तो उनमें चेंज नहीं आए, लेकिन उनके बच्चे जो वहां पैदा हुए हैं, दे एंटायरली डिफरेंट, दे लुक लाइक अस, दे माइट बी ब्राउन,
दिखने में हमारी जैसे हो सकते हैं, लेकिन उनका सोच, रहन सहन, ठीक है, जीवन पद्धति, दैट इज वेरी वेरी डिफरेंट, दैट इज वेरी वेरी डिफरेंट। तो माइग्रेशन, ग्लोबलाइजेशन, मार्जिनलाइजेशन एट द कॉस्ट ऑफ डोमिनेंट टंग, ये सारे कुछ रीजंस। और बताइए, ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक और फिनोमेना है, लिंग्विस्टिक होमोजेनाइजेशन। लिंग्विस्टिक होमोजेनाइजेशन सोशियोलॉजी वाले जानते होंगे। लिंग्विस्टिक होमोजेनाइजेशन क्या? अब जैसे बॉम्बे है, बॉम्बे से पता चल, बॉम्बे में क्या है, कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है कि नहीं है? बॉम्बे में गोरखपुर से भी लोग आ रहे हैं, ठीक है, तमिलनाडु के गांव से भी लोग आ रहे हैं, केरला से भी लोग आ रहे हैं, बॉम्बे के नेटिव्स भी हैं, ठीक है। तो कोई तमिल बोलने वाला आ रहा है, कोई आपका तेलुगु बोलने वाला आ रहा है, कोई भोजपुरी बोलने वाला आ रहा है, लेकिन अल्टीमेटली हो क्या रहा है, वो एक क्रूसिबल में मिक्स हो जा रहा है, क्रूसिबल में मिक्स हो जा रहे हैं, तो अंत में क्या हो रहा है, लिंग्विस्टिक होमोजेनाइजेशन हो जा रहा है। मतलब कुछ समय वो रहने लगेंगे तो उनकी जो तासीर है बोलने की, वो क्या होगी, वो एक जैसी होने लगी, होमोजेनाइजेशन। वेस्ट यूपी के बोलने की जो शैली है, दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। हरियाणा वाले बहुत अलग तरीके से बोलते हैं। हरियाणा या राजस्थान के कुछ बेल्ट्स हैं, भरतपुर, या आप इधर नीचे जैसलमेर साइड चले जाएंगे, तो दे हैव वेरी डिफरेंट वे ऑफ स्पीकिंग। तो ऐसा नहीं है कि वहां के जो नेटिव हैं बस वो वैसे बोल रहे हैं, और भी जगहों से लोग जाके वहीं रहेंगे, 5-7 साल गुजार देंगे, तो उनकी भी जो टंग होगी कैसी हो जाएगी, वैसे ही एक्लिमेटाइज हो जाएगी, ठीक है। तो व्हाट वी आर गेटिंग टू सी इज लिंग्विस्टिक होमोजेनाइजेशन एज वेल बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इंडिया के केस में क्या है, ये इंग्लिश, हमारा सब कुछ इंग्लिश है इस समय, है कि नहीं? एजुकेशन सिस्टम, जो मूवीज हम देख रहे हैं, जो प्लेज हम देख रहे हैं, हायर एजुकेशन है, जो रिसर्च पेपर्स हैं, अखबार भी पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, हिंदी मीडियम वालों को भी इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना पड़ता है कई बार, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि इंग्लिश पे इतना ज्यादा फोकस कर दिया गया है, ठीक है, इंग्लिश पे इतना ज्यादा फोकस कर दिया गया है कि मैक्सिमम जो अच्छा कंटेंट है वो कहां पर अवेलेबल है, इंग्लिश प्लेटफॉर्म या इंग्लिश मीडियम ही में अवेलेबल है, एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट, रीजनल डायलेक्ट्स, रीजनल लैंग्वेजेस, ठीक है। माइग्रेशन, और बताइए, और क्या रीजंस है मार्जिनलाइजेशन के या साइडलाइनिंग ऑफ इंडियन डायलेक्ट्स, इंडियन लैंग्वेजेस के? इकोनॉमिक रीजंस होंगे कि नहीं? पता है कि इंग्लिश बोल के कुछ नहीं तो कॉल सेंटर में तो नौकरी लगी जाएगी, 18-20 हजार रुपए कमा लेंगे, ठीक है। तो पीपल हैव इंसेंटिव टू डू व्हाट, टू लर्न इंग्लिश। तो इकोनॉमिक रीजंस भी हैं, इकोनॉमिक रीजंस भी हैं। कई लोग जो एम्बेसीज में जॉब चाहते हैं वो क्या सीखते हैं, फ्रेंच सीखते हैं, स्पेनिश, देखा है आपने कि एम्बेसी में जॉब लग जाए, तो ये क्या है, ये इकोनॉमिक रीजंस इज आल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पुल फैक्टर्स, जिसकी वजह से लोग किसी एक नॉन नेटिव लैंग्वेज की ओर अट्रैक्ट होते हैं। नॉन नेटिव लैंग्वेज जो उनकी लैंग्वेज नहीं है, लेकिन तब भी उसकी ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये पैसा ला सकता है फ्यूचर में, ये क्या कर सकता है, पैसा ला सकता है फ्यूचर में। अब कोई ट्रेडर है, मान लीजिए मलिहाबाद में किसी के बड़े से फार्म्स हैं, या शिमला में एप्पल ऑर्चर्ड्स हैं, अब वो सोच रहा है कि यार मैं क्या करता हूँ, यूरोप में एक्सपोर्ट करता हूँ, तो उसका यूरोप आना जाना बढ़ जाएगा, यूरोप आना जाना बढ़ जाएगा, तो उसके पास इंसेंटिव है कि नहीं इंग्लिश सीखना, ऑब्वियस सी बात है वो सीखेगा। अगर कोई मैकिन्जी, अर्नस्ट एंड यंग, बेन कंपनी, बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप फ्यूचर में ज्वाइन करना चाहता है एज अ कंसल्टेंट, तो उसको अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी, स्वाभाविक सी बात है। कोई इंडियन फॉरेन सर्विसेज में जाना चाहता है, कई लोगों का क्या रहता है कि नहीं आईएएस बनना है, कुछ क्या आईपीएस, काफी लोग होते हैं जिनको फॉरेन सर्विस में जाना है, ठीक है, तो उनको तो ऑब्वियस सी बात है, ग्लोबल लैंग्वेज कौन सी है अभी, इंग्लिश है, तो उनको वो सीखनी पड़ेगी। तो इकोनॉमिक रीजन भी एक इंपॉर्टेंट पुल फैक्टर हो जाता है, जो क्या करता है, लोगों को नॉन नेटिव लैंग्वेज की ओर खींचता है, जिसकी वजह से भी हमको क्या देखने को मिल रहा है, जो लोकल डायलेक्ट्स हैं उनका मार्जिनलाइजेशन, मार्जिनलाइजेशन, जो हमारे लोकल डायलेक्ट्स हैं वो आपके हाशिए पे जा रहे हैं। और बताइए, हाँ, एजुकेशन पॉलिसी, उसमें भी फ्लॉ है। हालांकि इसको एनईपी 2020 ने रेक्टिफाई करने की कोशिश की है, ठीक है,
न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसने रेक्टिफाई करने की कोशिश की है, लेकिन जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी भी रही है वो भी क्या रही है, उसका भी बायस रहा है टुवर्ड्स इंग्लिश, उसका भी बायस किधर रहा है, अंग्रेजी की तरफ रहा है। ठीक है, तो पॉलिसी सपोर्ट या पॉलिटिकल सपोर्ट ये भी एक मेजर फैक्टर है, ये भी एक मेजर फैक्टर है जो आपके लैंग्वेजेस को मार्जिनलाइज करता है, डायलेक्ट्स को मार्जिनलाइज करता है। फिर क्या है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी एक इशू है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ये भी एक इशू है। ठीक है, जैसे अगर आपको इंग्लिश में पीएचडी करनी है तो इट्स नॉट अ बिग डील, आप चाहे इलाहाबाद में हो चाहे गोरखपुर में हो, हर जगह से आप कर सकते हैं क्योंकि हर जगह इंग्लिश शेयर्स हैं। ठीक है, आपको गाइड मिल जाएंगे। लेकिन अभी मैं सोचूं कि मैं मैथिली में पीएचडी कर लूं, तो पहले तो मुझे नेट पे देखना पड़ेगा कि कितनी यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही है कोर्स, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का भी अभाव है। यूनिवर्सिटीज आर नॉट वेल इक्विप्ड टू टेक ऑन नेटिव लैंग्वेजेस। वहां पे भी हमको एक लॉप साइडेडनेस दिखती है, वहां पे भी एक इनहेरेंट बायस है, वहां पे भी एक इनहेरेंट बायस है। इसके अलावा अर्बनाइजेशन भी एक फैक्टर है कि नहीं, अर्बनाइजेशन, शायद मैं अपने गांव में रह रहा होता अपने ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स की तरह, तो मैं भी भोजपुरी बोल रहा होता आज की तरह, लेकिन मैं शहर मूव कर गया तो मैं भी कल्चरल डाइजेशन का हिस्सा हो गया, होमोजेनाइज हो गया। तो अब शहरों में जो दो यही पला बढ़ा यही पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति, अब वो क्या हो जाता है, वो अपने नेटिव से बहुत डिस्टिंक्ट हो जाता है। इट्स वेरी हार्ड टू डिमार्केट, इट्स वेरी हार्ड टू डिमार्केट कि इसका ओरिजिन क्या है, इसका ओरिजिन क्या है। जैसे अच्छे पब्लिक स्पीकर्स होते हैं उसमें क्या होता है, उनमें देखा जाता है एमटीआई ना हो। एमटीआई जानते हैं क्या होता है, मदर टंग इन्फ्लुएंस। मदर टंग इन्फ्लुएंस मतलब आप कोई नॉन नेटिव लैंग्वेज बोल रहे हैं, लेकिन वो लैंग्वेज सुन के कोई बता दे रहा है कि ये पूर्वांचल का है, कि ये पश्चिम यूपी का है, कि ये हरियाणा का है। एमटीआई अगर नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो आप बता ही नहीं सकते हैं कि व्यक्ति कहाँ का है। तो अर्बनाइजेशन की वजह से हमको क्या देखा है, देखने को मिला है कि एमटीआई जो है वो भी डाई डाउन हो रहा है। कोई 2-3 जनरेशन से यही लखनऊ या दिल्ली रह रहा है, तो इट्स वेरी डिफरेंट, इट्स वेरी डिस्टिंक्ट टू टेल कि मतलब ये व्यक्ति है कहाँ का। तो अर्बनाइजेशन भी क्या कर रहा है, डायलेक्ट्स को हमारे मार्जिनलाइज कर रहा है। ठीक है, सो दीज आर सर्टेन रीजंस जिसकी वजह से हमको क्या देखने को मिल रहा है कि जो हमारा लिंग्विस्टिक हेरिटेज है, डोगरी से बात शुरू हुई थी, बट नॉट जस्ट डोगरी, और भी लैंग्वेजेस हैं और भी जो डायलेक्ट्स हैं वो क्या हो रही हैं, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली दे आर डाइंग डाउन, दे आर डाइंग डाउन। फर्दरमोर ये कहा जा रहा है अगले 50 साल में 780 लैंग्वेजेस हैं वो भी आपकी एक्सटिंक्ट हो जाएंगी अगर इनको दोबारा से रिवाइव नहीं किया जा रहा है, अगर इनको वापस से रिवाइव नहीं किया जा रहा है। तो हमको अल्टीमेटली देखने को क्या मिल रहा है, हमको एक कल्चरल पैराडॉक्स देखने को मिल रहा है। कल्चरल पैराडॉक्स क्या है कि ग्लोबलाइजेशन हो रहा है तो लोग तो कह रहे हैं कि मल्टीलिंगुअलिज्म जो है वो फैलेगा, कॉस्मोपॉलिटन शहर होंगे, उसमें स्पेनिश बोलने वाले भी होंगे, उसमें फ्रेंच बोलने वाले भी होंगे, हिंदी बोलने वाले भी होंगे। लेकिन लेकिन हो क्या रहा है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी नहीं आ रही है। कॉस्मोपॉलिटन कल्चर तो आ जा रहा है लेकिन लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी नहीं है, क्योंकि लोग बात करते हैं किसी एक भाषा में। लोगों को क्या चाहिए होता है, एक ब्रिज लैंग्वेज चाहिए होती है। इसी क्लास में 6 लोग 6 लैंग्वेज बोलने लगे तो क्या होगा, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन इफेक्टिवली हो ही नहीं पाएगा। तो हमको क्या चाहिए होगा, 6 लोग कम से कम एक कॉमन भाषा बोले। तो कॉस्मोपॉलिटन कल्चर तो आ रहा है, 10 जगह के लोग एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, तो इससे मल्टीलिंगुअलिज्म तो फैल रहा है लेकिन खाली सरफेस और सब सरफेस लेवल पे फैल रहा है। अल्टीमेटली हो क्या रहा है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है वो डाई डाउन हो जा रही है, वो डाई डाउन हो जा रही है और किसी एक लैंग्वेज को पिक कर लिया जा रहा है। और कौन सी लैंग्वेज पिक की जाएगी, जिनका नैरेटिव मजबूत होगा, जिनका नैरेटिव। सॉफ्ट पावर सबसे ज्यादा किसकी है वर्ल्ड में, हाँ, किस कंट्री की सॉफ्ट पावर सबसे ज्यादा है, यूएस की। यूएस जब आपके यहाँ बर्गर किंग, मैकडोनल्ड्स या स्टारबक्स भेजता है तो खाली आपका बर्गर या कॉफी या लेवाइस भेज रहा है, तो जीन्स खाली ये एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो अमेरिकनिज्म भी एक्सपोर्ट कर रहा है।
इन अ वे हम काफी कुछ कल्चरली अमेरिकन हैं कि नहीं है? जो कपड़े हम पहन रहे हैं, इज इट इंडियन? इट्स नॉट, इट्स नॉट, ठीक है। फिर जो हम आपका नेटफ्लिक्स पे सीरीज देख रहे हैं, नार्कोस देख रहे हैं, हाउस ऑफ कार्ड्स देख रहे हैं, हाउ आई मेट योर मदर देख रहे हैं, ये सब भी क्या है? दीज आर ऑल्सो अमेरिकन, दीज आर ऑल्सो अमेरिकन। तो अमेरिका जब बर्गर, जीन्स, आईफोन्स, ये सारी चीजें एक्सपोर्ट करता है तो ये सिर्फ कमोडिटीज एक्सपोर्ट नहीं करता है, ये अपनी सॉफ्ट पावर भी है, वो भी एक्सपोर्ट करता है। वो अपनी हम शायद तेलुगु मूवीज सारी नहीं देखते हो, लेकिन टॉम क्रूज की मूवीज हम देखे होंगे, ब्रैड पिट की मूवीज हम देखे होंगे। आई बात समझ में? तो कॉस्मोपॉलिटन कल्चर आ तो रहा है, लेकिन ये मल्टीलिंगुअलिज्म को बस सरफेस, सब सरफेस लेवल पे प्रमोट कर रहा है। ये कल्चरली और लिंग्विस्टिकली कई लैंग्वेजेस को क्या कर ले रहा है? डाइजेस्ट कर ले रहा है। तो अगर हमको रिवाइव करना है, इफ वी हैव टू रिवाइव आवर डाइंग लैंग्वेजेस, डायलेक्ट्स, तो क्या करना पड़ेगा? व्हाट ऑल इनिशिएटिव्स वी कैन टेक? हाँ, एक पार्ट ये हो गया कि हमको इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इंप्रूव करना पड़ेगा। जो सीट्स हैं, संस्कृत की सीट्स हैं, ठीक है, मैथिली की सीट्स हैं, डोगरी की सीट्स हैं, बोडो की सीट्स हैं, जो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनकी सीट्स बढ़ानी पड़ेगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर आप बढ़ाएंगे, ठीक है, आप स्टेट ऑफ आर्ट लेके आएंगे एजुकेशन, हायर एजुकेशन पैराडाइम में। तो लोग क्या करेंगे? लोग एमफिल करेंगे, पीएचडी करेंगे, रिसर्च स्कॉलर्स निकलेंगे, नए पेपर्स, नए आपको ट्रांसक्रिप्ट्स मिलेंगे, नई थीसिस मिलेंगी। और लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज खाली एक संचार का माध्यम नहीं है। लैंग्वेज इज अ विंडो इन टू अ वे ऑफ लाइफ। लैंग्वेज इज अ विंडो इन टू अ वे ऑफ लाइफ। आप भाषा के माध्यम से क्या करते हैं? एक खिड़की से एक सभ्यता में झांकते हैं। जैसे आप मुंशी प्रेमचंद गोदान पढ़िए, गबन पढ़िए, या रविन्द्रनाथ ठाकुर पोस्टमास्टर पढ़िए, ठीक है, पढ़िए, ये सारी स्टोरीज पढ़िए। तो आप क्या कर रहे हैं? उस समय की जो वे ऑफ लाइफ थी, मुंशी प्रेमचंद की हिस्ट्री को, सॉरी की स्टोरी को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पढ़िए, नहीं मजा आएगा। या एंटनी चेखोव, जो ओरिजिनल वो रशियन में लिख दिए, उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट के पढ़िए तो आपको मजा नहीं आएगा। हर लैंग्वेज की एक तासीर होती है। वो क्या करता है? वो आपको एक विंडो प्रोवाइड करता है उस समय की जो वे ऑफ लाइफ है, उस सभ्यता की, उसमें झांकने के लिए। तो लैंग्वेज खाली एक मीडियम नहीं है एक्सचेंज का, वो क्या है? वो एक कल्चरल हेरिटेज भी है। इट्स ऑल्सो अ कल्चरल हेरिटेज। तो इसका रिवाइवल बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवाइवल के लिए हमको क्या करना है? इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना, एजुकेशन में इफेक्टिव इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। जो बात तुमने बताई ना अभी कि हमारे स्कूल से क्या है, लैंग्वेजेस गायब हो रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? हम प्राइमरी लेवल से, ठीक है, एक थर्ड लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं इन एडिशन टू। इंग्लिश से भागना नहीं है हमको, क्योंकि भाई ठीक है, उसकी भी अपनी सेलियंस है, इकोनॉमिक सेलियंस है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? अपनी तीसरी लैंग्वेज पढ़ा तो सकते हैं। और किस स्टेज से पढ़ा सकते हैं? जब फॉर्मेटिव ईयर्स हो। अभी कोई मुझे लैंग्वेज सिखाने की कोशिश कर, मैं सीख पाऊंगा? नहीं, क्योंकि मेरे फॉर्मेटिव ईयर्स, सीख लूंगा तो बहुत समय लगेगा, क्योंकि मेरे फॉर्मेटिव ईयर्स निकल चुके हैं। लेकिन कोई 2-3 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, उसको, क्योंकि वो क्या करते हैं? पर डे नए वर्ड सीखते हैं बहुत ज्यादा, जो हम आप नहीं सीख सकते हैं, मतलब आफ्टर द एज ऑफ 20, ठीक है। तो एजुकेशन इंटीग्रेशन राइट फ्रॉम द प्राइमरी और प्री प्राइमरी लेवल, एक चीज ये हो गई। और क्या है? पॉलिसी सपोर्ट। पॉलिसी सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फाइनली हमको क्या मिला? एनईपी। एनईपी समाव सपोर्ट तो कर रहा है ना, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला। तो ये क्या कर रहा है? जो लोकल डायलेक्ट्स लैंग्वेजेस होंगे उनको सपोर्ट करेगा। और भी क्या कर सकती है सरकार? और भी लिंग्विस्टिक पॉलिसी सपोर्ट्स प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है, जिससे लोकल लैंग्वेजेस डायलेक्ट्स को क्या मिले? बढ़ावा मिले। और बताइए? इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ अवार्ड्स। साहित्य अकेडमी क्या कर सकती है? नए अवार्ड्स, नई स्कॉलरशिप, प्राइजेस देना। तो इससे क्या होगा? लोग अट्रैक्ट होंगे उस लैंग्वेज की ओर।
लोग क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ स्कॉलरशिप, चेयर्स इन यूनिवर्सिटी, और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम सेंसस कराते हैं। सेंसस क्यों कराते हैं? पता करने के लिए कितने लोग हैं, ठीक है, किस राज्य में कितने लोग हैं, किस वर्ग के कितने। अब तो सेक भी कराते हैं। सेक क्या है? सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। हम क्यों नहीं लिंग्विस्टिक सेंसस करा सकते हैं डिकेडल बेसिस पे? नॉर्मल सेंसस कैसे होता है? डिकेडल बेसिस पे होता है, हर 10 साल पे। हर 10 साल पे 2011 तक हुआ, 21 में होना था, लेकिन कोविड की वजह से क्या हुआ, स्थगित हो गया, मतलब फिर से होगा। तो उसी के साथ साथ हम क्या करा दें, लिंग्विस्टिक सेंसस भी करा दें। तो उसका फायदा क्या होगा? हमको पता चलता रहेगा ना हर 10 साल पे कि भाई भोजपुरी बोलने वाले कितने लोग हैं, मगधी बोलने वाले कितने लोग हैं, खड़ी बोली बोलने वाले कितने लोग हैं, बोडो बोलने वाले कितने लोग हैं। आई बात समझ में? तो लिंग्विस्टिक, जब आपके पास, सरकार के पास क्षण के डेटा, पॉलिसी मेकर्स के पास क्षण के डेटा पहुंचेगा, तो वो क्या करेंगे, वो प्रोएक्टिव स्टेप ले सकते हैं, वो पॉलिसी इंटरवेंशन कर सकते हैं। उनको दिखेगा नहीं यार, ये फलाना लैंग्वेज बोलने वाले लोग कम हुए हैं या मार्जिनली ही थोड़ा सा बढ़े हैं, जबकि नेशनल एवरेज कुछ और है। इंग्लिश या हिंदी बोलने वाले और तेजी से बढ़ रहे हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इंपॉर्टेंट पॉलिसी सपोर्ट, पॉलिसी इंटरवेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे कुछ स्टेप्स हैं जो लिए जा सकते हैं, किस लिए? रिवाइवल ऑफ डाइंग लैंग्वेज, अपने लैंग्वेज, अपने लिंग्विस्टिक हेरिटेज को एक्सटिंक्ट होने से बचाने की। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लीजिए। क्या क्या पढ़ लेना इसमें? 8 शेड्यूल, 8 शेड्यूल पढ़ लीजिएगा। जैसे डोगरी है, डोगरी 8 शेड्यूल में है। डिस्पाइट दैट व्हाट वी आर गेटिंग टू सी इज 8 शेड्यूल क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें ऑफिशियल लैंग्वेजेस मेंशन्ड है। कितनी लैंग्वेजेस हैं? 22 लैंग्वेज है। 2000 के बाद 2002-3 में आपकी ये ऐड हुई है डोगरी। डोगरी सबसे नई लैंग्वेज है जो ऐड हुई है आपकी, किसमें? 8 शेड्यूल में। साथ ही साथ कश्मीर का जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है, उसमें भी 4 या 5 लैंग्वेज हैं। उर्दू है, कश्मीरी है, हिंदी है, साथ ही साथ डोगरी भी है। लेकिन ऑफिशियल रिकॉग्निशन के बाद भी क्या देखने को मिल रहा है, डोगरी स्पीकिंग लोग हैं वो आपके कम होते जा रहे हैं। जो डोगरा कम्युनिटी के भी लोग हैं, उनका भी जो इंटरेस्ट है अपने नेटिव लैंग्वेज में, एक सर्वे के अनुसार वो भी कम होता जा रहा है। ठीक है,
दुनिया भर में भाषाई विरासत के तेजी से विलुप्त होने के क्या कारण हैं? इस प्रवृत्ति को रोकने और उलटने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? ठीक है। What are the reasons for fast extinction of linguistic heritage across the world? What measures can be taken so as to stop and reverse this trend? कर लेंगे ये?